जय हिंद दोस्तों, मैं दीपक सर एक बार फिर से डिजायर पॉइंट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका जो है एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं आपका क्लास 10th का हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए जैसे एक प्रकार के वरदान के रूप में मैं लेके आया हूं। हम आपको कवर कराएंगे पूरा फिजिक्स क्लास 10th का, और इसमें सबसे जो पहली आपकी यूनिट बनती है जो आपका प्रकाश होता है, इसके बाद आपकी होती है विद्युत, फिर आपका है चुंबक। तो प्रकाश में आपके पहला जो लेक्चर बनता है प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। ये एक प्रकार की घटनाएं होती हैं, कैसे होती हैं, क्या होती हैं, इसी के बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद आपका क्या होता है कि इसमें हमने कुछ अपने तरीके से चैप्टर को यहां पे सिलेक्ट किए हैं, अपने तरीके से कुछ चैप्टर हमने आपको बनाया है। जैसे जो पहला खंड है प्रकाश है, इसमें सबसे पहले हम आपसे डिस्कस करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, जो कि है आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय मिरर। यहां पे थोड़ा सा टाइपिंग में थोड़ी सी जो है प्रॉब्लम आई है। यहां पे मिरर नहीं होगा, यहां पे आपका हो जाएगा प्रिज्म हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहां पे आपका देखिए सबसे पहले ये जो आपका मिरर है यहां पे हो जाएगा प्रिज्म, ठीक है, PRISM, ठीक है, प्रिज्म होगा। प्रिज्म द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय प्रिज्म। उसके बाद है आपका थर्ड है पतले लेंस द्वारा अपवर्तन, रिफ्रैक्शन बाय थिन लेंस। फिर प्रकाशिक यंत्र, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या ऑप्टिकल ऑपरेटर्स भी बोल सकते हैं। फिर मानव नेत्र है, ह्यूमन आई। प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आपके सिलेबस में जो आपका बुक है, क्योंकि जो एनसीईआरटी बुक है बहुत ही अच्छी किताब है, उसमें चीजों को एक साथ में रखा गया है। हम उन चीजों को थोड़ा सा अपने हिसाब से अलग अलग करके पढ़ाएंगे, जैसे आपको चीजें ज्यादा समझ में आए। आपकी जो है जो एनसीईआरटी बुक है, उस एनसीईआरटी बुक में आपको प्रकाश का परावर्तन पहले होगा, फिर प्रकाश का अपवर्तन होगा। ये दो चैप्टर एक साथ में रखे गए हैं। फिर आपके लेंस द्वारा अपवर्तन है, जिसको हम लोग पतला लेंस भी कहते हैं। उसके बाद आपका है प्रिज्म द्वारा अपवर्तन तथा रंग बिरंगा संसार, हम आपको बता दे रहे हैं। तो प्रिज्म द्वारा अपवर्तन एवं रंग बिरंगा संसार हम लोग पहले पढ़ेंगे। इसको पढ़ने के क्या लाभ है, किस कारण से हमने पहले आपसे जो है इन बातों को डिस्कस किया है। एक एज ए सीक्वेंस के रूप में हम लोग पढ़ते हैं तो ज्यादा सही रहता है। हाँ, इतना हो सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के तुरंत बाद हम प्रकाश का परावर्तन पढ़ा सकते हैं। एक एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में मैंने यहाँ पे एक चैप्टर को ऐड किया है, उसका नाम है प्रकाशिक यंत्र, जो कि आपके सिलेबस से थोड़ा सा बाहर जा रहा है। प्रकाशिक जो यंत्र होता है सिलेबस से थोड़ा सा मैच करेगा। एक्चुअली हमारा थोड़ा सा मोटो ये रहता है, थोड़ा सा हमारा सिद्धांत ये रहता है कि आप क्लास 10th बोर्ड एग्जाम को कवर करते हुए आप जो 4 साल बाद आप एनडीए का या 2-3 साल बाद या एनडीए का, जेईई मेंस का, नीट का आप एग्जाम देने की जो है आप जो सपना देखे रहते हैं, उसकी प्रिपरेशन थोड़ा थोड़ा हम अभी से कर दें। तो यहां पे हमने एक चैप्टर एक्स्ट्रा ऐड किया है, जो कि आपका प्रकाशिक यंत्र है। ये जो आपका प्रकाशिक यंत्र है ये आपके सिलेबस से बाहर है, ये आपके बताओ क्या है, सिलेबस में नहीं है। ध्यान देना, ये आपके बताओ क्या है, सिलेबस में नहीं है, ये प्रकाशिक यंत्र है। तो सबसे पहला जो चैप्टर है उस चैप्टर का नाम है अध्याय 1, जो कि लेसन फर्स्ट है, प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रकाश के बारे में कि सर प्रकाश होता क्या है, प्रकाश क्या चीजें हैं। आपके पास यहाँ पे सामने आपके जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि हमने लिखा है सर प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। बात समझ में आ रहा है? आइए सबसे पहले हम इस लाइन की हम लोग जो है डेफिनेशन तो हम लोग देख चुके हैं, लेकिन हम सबसे पहले इसका डिस्कस कर लेते हैं, इसको प्रूफ दे देते हैं कि सर प्रकाश क्या है, कि एक प्रकार की ऊर्जा कैसे होती है, कैसे क्या है। हमने आपको कहा कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश बताओ क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है। और ये जो ऊर्जा होती है ये बताओ किसकी ऊर्जा होती है, आपके आंखों की होती है। ये प्रकाश बताओ क्या होती है, एक प्रकार की ऊर्जा होती है, लेकिन किसकी ऊर्जा होती है, आंखों की होती है। दुनिया में जितने भी लोग हैं
सबको आप अलग अलग रूपों से आप ऊर्जा दे सकते हैं। दुनिया में जितने भी लोग आपको पास नजर आएंगे सबको अलग अलग रूपों से आप ऊर्जा दे सकते हो। जैसे जो है शादी होती है, शादियों में जो दूल्हे होते हैं, दूल्हे को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है सुंदर दुल्हन से मिलती है। पता चले किसी छात्र की होने वाली पत्नी मोटी ट्रैक्टर की टायर भैंस जैसी है, भाई साहब आत्महत्या कर लेंगे, उनकी एनर्जी को मारिए, पूरी जो एनर्जी रहेगी वो भी खत्म हो जाएगी। समझ में आ रहा है कि सोच सोच कर कैसी पत्नी हमारे नसीब में हमारे जो है मत्थे चढ़ रही है, सही है कि नहीं। इसलिए पत्नी अगर सुंदर है तो 4 दिन आप भोजन मत दीजिए, फिर भी बताओ क्या वो भाई साहब एनर्जेटिक रहेंगे। तो बताइए, तो शादियों में जो दूल्हा होता है, दूल्हे को जो एनर्जी मिलती है वो बताइए किससे मिलती है? सुंदर दुल्हन से मिलती है, सही है। और दूल्हे की पिताजी को जो एनर्जी मिलती है वो सुंदर दुल्हन से नहीं मिलती है, वो मिलती है मोटे दहेज से। जितना ज्यादा आप पैसा दोगे, जितना ज्यादा जो है आप जो है दहेज दोगे, उतना ही ज्यादा बताओ पिताजी एनर्जेटिक रहेंगे, पिताजी खुश हो जाएंगे, सही है। उसके बाद जो बाराती होते हैं, बारातियों को जो एनर्जी मिलती है वो मिलती है नागिन प्लस गोबर डांस से। किससे मिलती है? नागिन प्लस। भाई गांव की बारात है, भाई गोबर करके चले गए, लगे जोश में आप, मैं तेरी दुश्मन दुश्मन तो मेरा, और लगे डांस करने, मार कमर तो कमर नहीं रहता है, कमर तो बन जाता है मोटा मोटा एकदम कमरा, और लगे लूटने, और लूटते हुए बताओ सर घुसेड़ दिए, बताओ क्या गोबर में हो गया गोबर डांस। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इससे मिलता है नागिन पर। दुनिया में जितने भी लोग होते हैं सबको बताओ क्या मिलता है? अलग अलग रूपों से एनर्जी मिलती है। तो बताइए हमारी आंखों को जो ऊर्जा मिलती है, बताइए कैसे मिलती है? प्रकाश से मिलती है। बताओ सिद्ध हुआ कि नहीं? सिद्ध होता है कि सर प्रकाश बताओ क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंखों की रेटिना, अब एक काम आया रेटिना। तो रेटिना, आइए हम आपसे बात कर लेते हैं कि सर रेटिना हमारे पास होता क्या है। देखिए रेटिना, ये जो आपकी काली काली आंखें हैं, ठीक है, ये काली काली आंखें, जब हम आपको मानव नेत्र पढ़ाएंगे तो मानव नेत्र में हम आपसे डिस्कस करेंगे कि सर मानव नेत्र कैसे बनता है। अभी थोड़ा सा हम आपको समझा दे रहे हैं क्योंकि इसमें 12 से 13 पार्ट होते हैं। ये देखिए, ये आपकी काली काली आंखें हैं, सही है। और इस सामने जो होता है बताओ क्या? एक नेत्र लेंस होता है। इसको बताओ क्या कहते हैं? हम लोग नेत्र लेंस कहते हैं। आंख में लगा के गोरी लेंस नीला नीला तबाह कैलू जिला, सही है। तो ध्यान दें, गाना भी होता है बीच बीच में, ऐसे मौज मस्ती वाली क्लासें हम लोग चलाते रहते हैं। तो ध्यान से देखें, आपको बोरिंग नहीं लगेगी, आपको पूरा फिजिक्स नहीं, फिजिक्स के माध्यम से फिजिकल चीजें क्या होती है सारी बातें हम आपको सिखा देंगे। थंबनेल पे जैसे लगा है आसान से भी आसान, तो वही चीजें जो है इस समय हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, ये जो आपका लेंस होता है, ये लेंस बना होता है आपका जिलेटिन का। किसका बना होता है भैया? जिलेटिन का। प्लस आपका होता है किसका? प्रोटीन का। लेंस बना होता है जिलेटिन प्लस प्रोटीन का। ये पूरी तरीके से मानव निर्मित तो नहीं कह सकते हैं, क्योंकि आंखें जो होती हैं, जो प्रेजेंट टाइम में हमारी आंखें हैं, ये भगवान के द्वारा दी गई हैं, प्राकृतिक हैं। तो किसी बनी होती है? जिलेटिन प्लस प्रोटीन का। ये एक जिलेटिन जो होता है ये गोंद जैसा पदार्थ होता है, ठीक है, थोड़ा सा लचीला होता है, फ्लेक्सिबल होता है। मान लो आपकी आंखें हैं, लेंस बताओ क्या हो जाएगा अगर हार्ड बना दिया जाएगा, तो पता चले कि आपको आंखें जो है बताओ क्या करना है। ऐसे कोई, जैसे ये है, इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, कोई भी चीजें इस पेन के ऊपर लिखा है, पेन को बताओ दूर से देखते हैं तो ठीक है, पास में देखेंगे तो बताओ देखने के लिए बताओ धुंधली तस्वीर आएगी, देखने के लिए आपको आंखों को ऐसे सिकोड़ना पड़ेगा। और जब आंखों को सिकोड़ोगे पता चले लेंस है बताओ हार्ड है, प्लास्टिक कांच का बना के रख दिया गया, और जैसे ही सिकोड़े मारा जो आपकी मांसपेशियां फाड़ कर बाहर, अध्याय खत्म। सही है, आंख का अध्याय खत्म। इसीलिए भगवान ने सारी व्यवस्था सब चीजों के लिए करके रखी है। तो बताइए यहां पे बताओ किसका बना होता है नेत्र लेंस? आपका किसका बना होता है? जिलेटिन प्लस प्रोटीन का। लचीला होता है। जब चाहते हैं ज्यादा प्रकाश में तीव्रता को बताओ घटाना होता है, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, और बताओ कम प्रकाश में तीव्रता को बढ़ाना होता है, ऐसे आंखें फाड़ फाड़ कर देखते हैं। तो जब चाहते हैं इसको जो है घटा सकते हैं, और जब चाहें इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान दें, ये जो आपका नेत्र लेंस होता है, नेत्र लेंस जिलेटिन तथा प्रोटीन का होता है। तो आप देखिए, इमेज का मतलब होता है प्रतिबिंब, यानी फोटो। फोटो बनने के लिए किसी ना किसी पर्दे की आवश्यकता होती है। जैसे ये हमारा हाथ है, ठीक है, इस हाथ को यहां पे हमने टॉर्च लाइट को ऑन किया, तो इस हाथ की जो छाया है, जो शेडो है, जो इमेज है, बताओ इस पर्दे पर या इस स्क्रीन पर कहीं ना कहीं पर बनेगी। बताओ ये बात सही है कि नहीं? आपको जैसे नजर आ रहा होगा, ये देखिए
हाथ का बताओ, इमेज बताओ, थोड़ा बहुत यहाँ पे बन रहा है क्योंकि लाइट सामने से आ रही है, फ्रंट से आ रही है, तो बैक साइड में यहाँ पे हमारा इसका इमेज बन जाता है। लेकिन अगर पर्दा ना हो, इसी हाथ को ऐसे टॉर्च लगाते हुए खुले आसमान के नीचे चले जाओ, तो जब खुले आसमान के नीचे जाएंगे, क्योंकि आसमान में बताओ क्या है, कोई भी अवरोध, कोई भी पर्दा नहीं है, सही है। तो बताइए क्या इस वस्तु का, क्या इस हथेली का बताओ इमेज बन पाएगा? कभी नहीं बन सकता है, कभी भी नहीं बनेगा, कोई भी फोटो नहीं बनेगा। हाँ सर हम पेड़ के नीचे, अरे पेड़ की जो पत्ती है, जो शाखाएं, जो टहनियां हैं, है ना, जो ब्रांचेज हैं, ये सब बताओ अवरोध का काम करते, कोई ना कोई रुकावट, अपारदर्शी चीजें आनी चाहिए, तभी बताओ इमेज बनता है। तो सर हमारी आंखों में कैसे पीछे जो है, इस आंख का बताओ पीछे जब पोस्टमार्टम होता है पीछे, यहां पे बताओ एक होता है, ये देखो यहां पे ये पीछे यहां पे एक होता है पर्दा। इसी पर्दे पर वस्तु का बताओ वास्तविक तथा उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। लेकिन इस पर्दे का संपर्क होता है आपके बताओ क्या, तंत्रिका, मस्तिष्क से तंत्रिका तंत्र के माध्यम से संपर्क होता है, लेकिन मस्तिष्क इसे सीधा समझता है। ठीक है, जो दिमाग होता है इसे बताओ क्या समझता है, सीधा समझता है। वैसे तो बताओ क्या उल्टा बनता है, लेकिन मस्तिष्क इसे सीधा समझता है। ठीक है, अगला देखें, तो इसी पर्दे को ध्यान से देखें, इसी पर्दे को, अब पर्दा हम लोग बोलेंगे अच्छा नहीं लगेगा, ऐसे लग रहा है पर्दा है, पर्दा पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, गाना चलता है, नहीं, ये जो पर्दा होता है, इसी पर्दे को वैज्ञानिकों ने कहा बताओ क्या, रेटिना। ठीक है, रेटिना इंग्लिश वर्ड है, इसको इंग्लिश में बताओ रेटिना जो है, रेटिना ऐसे लिखा जाता है, और इसकी हिंदी होती है दृष्टिपटल। आगे चल के आपको पढ़ाया जाएगा, पूरा मानव नेत्र है, पोस्टमार्टम करके हम आपको पढ़ाएंगे। इसको हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसको बताओ हम लोग क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। रेटिना को ही बताओ क्या कहते हैं, दृष्टिपटल कहते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। तो रेटिना को उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। उत्तेजित का मतलब है कि टॉर्च के ऑन करने में और बताओ आपको दिखाई देने में, अंधेरे में आपकी यही आंखें होती हैं, दिखाई देने में बताओ क्या है, बहुत ही कम समय लगता है। ये बात सही है कि नहीं, बहुत ही कम समय लगता है। तो एक्शन और रिएक्शन में जब टाइम इंटरवल बहुत ही कम रहे, तो इसी को बताओ हम लोग क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था कहते हैं। बोलो क्लियर है? ठीक है, सुनिए, एक दिन एक बस ड्राइवर था, बस भगाते हुए रोड पर, हाईवे पर भगाते हुए 60-70 की स्पीड में आ रहा था। एक आदमी ने दूर से बताओ ऐसे हाथ दिया, बस ड्राइवर ने जैसे ही देखा वैसे ही बताओ ब्रेक लगाना, आराम से ब्रेक को दबाना शुरू किया, आराम से दबाना शुरू किया। दबाते दबाते 50 मीटर दूर जाके बस रुकी, और लगभग 10 से 15 सेकंड या लगभग 1 मिनट बाद जाके बस रुकी। लेकिन अगले दिन ध्यान से देखना, अगले दिन क्या हुआ कि बस ड्राइवर क्या किया, वही बस ड्राइवर 50-60 की स्पीड से, भयानक स्पीड से आ रहा था, तुरंत सामने, बस के सामने एकाएक बॉल खेलते हुए 5 साल का बच्चा आ गया। और जैसे ही आएगा तो क्या करेगा, बस ड्राइवर बच्चे को उड़ा देगा, अध्याय खत्म हो जाएगा? नहीं, बस ड्राइवर क्या किया, बस के ब्रेक के ऊपर खड़ा हो गया, और जैसे ही खड़ा हुआ वो ऐसे ही बताओ सामने से 4 यात्री कांच तोड़कर बाहर, वैसे ही सामने से 4 यात्री बताओ क्या है, कांच तोड़कर बाहर। भाई सुनिए, ब्रेक के लगाने में और बस के रुकने में बहुत ही कम समय लगा और झटका महसूस होता है। तो जानते हो जड़त्व के नियम से या न्यूटन के प्रथम नियम से नीचे का हिस्सा अभी भी गतिमान है। ठीक है, नीचे का हिस्सा तो तुरंत ब्रेक लगाने से स्थिर हो जाता है, लेकिन ऊपर का हिस्सा गतिमान है, लोग संभाल नहीं पाते हैं, बताओ कांच तोड़कर बाहर हो जाए। इसी को कहते हैं बताओ क्या, उत्तेजित अवस्था। ब्रेक के लगाने में, दूसरी स्थिति में ब्रेक के लगाने में और बताइए बस के रुकने में बहुत ही बताओ क्या लगा है, कम समय लगा है, तो इसी को ही बताओ हम लोग क्या कहते हैं, उत्तेजित अवस्था। वस्तु का आभास कराता है। वस्तु का आभास का मतलब है, अगर कोई वस्तु पंखा 5 फीट की दूरी पर है तो प्रकाश के अंदर इतना दम नहीं है, केवल दिखा सकता है, लेकिन इतना दम नहीं है कि उस पंखे को बताओ क्या ऐसे निगाह मारो तो पंखा घूमने लगे, या पंखे को आप खींच सकते हैं, ऐसा बताओ कभी नहीं होगा। तो हमें लगता है आपकी जो परिभाषा है वो बताओ समझ में आ चुकी है। परिभाषा बताओ क्या बनी है, प्रकाश एक प्रकार की बताओ क्या है, ऊर्जा है, जो हमारी आंखों की रेटिना को बताओ क्या करता है, उत्तेजित करके वस्तु का आभास कराता है। ठीक है, अब देखिए आगे, देखिए
अगला है कि सर प्रकाश वैद्युत चुंबकीय या विद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसकी ऊर्जा यचनीय होती है। न्यू, देखिए न्यू यहाँ पे ऑलरेडी आपको नजर आ रहा होगा वी, लेकिन ये आपका बताओ क्या होता है, न्यू होता है। ये जो आपको वी नजर आ रहा है ये आपका बताओ क्या है, ध्यान से देखें, ये आपका जो है होता है न्यू, ऐसे बनता है ये, ठीक है, ये न्यू होता है। ये जो आपका न्यू होता है इसको हम लोग प्रकाश की आवृत्ति कहते हैं, दैट इज ए फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट होती है। ये आपका न्यू है। न्यू को बनाने का तरीका जैसे आप लोग जानते हो, ध्यान से देखें, आप लोग जानते हो कि सर इसको क्या कहते हैं, अल्फा कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, बीटा कहते हैं। ये सब आपके ग्रीक लेटर होते हैं, ये सब के सब बताओ क्या होते हैं, आपके ग्रीक लेटर होते हैं, ग्रीक जो है शब्द होते हैं। उसके बाद देखिए अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, उसके बाद डेल्टा हो गया, है ना। तो इसके बाद जो है आपका ये देखो म्यू होता है, म्यू, ठीक है। फिर आपका हो गया न्यू, ये देखो न्यू बनाने का तरीका, ये गया कमर लचकाए घूंघट लगाए, ठीक है, ये बना आपका बताओ क्या, न्यू। अच्छा, न्यू के बाद होता है आपका ये हो गया फाई हो गया, ये आपका थीटा हो गया, ये आपका साई हो गया, फाई साई, है ना। ऐसे करके बहुत सारी चीजें आएंगी। फिजिक्स में सिंबल का, मैथ में सिंबल का बहुत बड़ा यूज होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये सारी चीजें आपके सामने बताओ नजर आएंगी, ठीक है। अच्छा सुनिए, तो प्रकाश जो होता है वो एक प्रकार की बताओ क्या है, आपका ऊर्जा है। और प्रकाश वैद्युत चुंबकीय तरंग भी है जिसकी ऊर्जा यचनीय होती है, जहां पे यच आपका बताओ क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। आइए हम आपको डिस्कस कर लेते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, कैसे क्या होती हैं। सुनिए, सबसे पहले आपका यह है, देखिए सबसे पहले है सर जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, तरंगे दो प्रकार की होती हैं। जो आपका तरंग होता है जिसको हम लोग बताओ क्या कहते हैं, वेव्स कहते हैं। तरंगे आपके पास बताओ कितने प्रकार की होती हैं, दो प्रकार की। एक आपका होता है बताओ कौन सी तरंगे, यांत्रिक तरंगे। एक आपका यांत्रिक तरंगे हैं, इसको हम लोग बताओ क्या कहते हैं, मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होता है। इसका मतलब इसको चलने के लिए, सॉरी, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम चाहिए, माध्यम बताओ क्या है, चाहिए, ठीक है। यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए बताओ क्या है, माध्यम चाहिए। जैसे ध्वनि तरंगे हैं, हमारी जो बातें हैं वो आपके कानों तक इसलिए पहुंच पा रही हैं क्योंकि जो है आपके कान और हमारे जो ध्वनि निकल रही है इनके बीच में तरंगों को चलने के लिए आपके पास बताओ क्या है, हवा है। इस समय हवा माध्यम है। अगर आपके बीच से, हमारे आवाज के बीच से बताओ क्या निकाल दिया जाए, हवा को भी निकाल दिया जाए, पूरी तरीके से वैक्यूम क्रिएशन कर दिया, वैक्यूम क्रिएट कर दिया जाए, निर्वात बना दिया जाए, तो जो ध्वनि तरंगे हैं ये आपके कानों तक बताओ पहुंच नहीं पाएंगी, चाहे पूरा खानदान हमारा यहां पे आके बताओ चिल्लाए। सही है कि नहीं। तो ध्यान देना, ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगों की श्रेणी में आती हैं, इनको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, ठीक है। ऐसे ही एक प्रश्न बनता है कि चंद्रमा पर एक बम फटा है, कितने समय बाद बताओ क्या है जो है ध्वनि आपको सुनाई देगी, क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में कुछ ऐसा स्थान है जो कि आपका बताओ क्या होता है, निर्वात होता है, जो कि आपका बताओ क्या होता है, निर्वात। निर्वात का मतलब जहां पे कोई भी मतलब कुछ भी हवा भी ना हो उसको बताओ क्या कहते हैं, निर्वात कहते हैं। तो चंद्रमा पर बताओ चाहे बम फोड़ दो, चाहे चंद्रमा का पूरा खानदान फोड़ दो, चाहे बम का पूरा खानदान फोड़ दो, बताओ कोई भी आवाज आपके कानों तक सुनाई नहीं देगी। लेकिन सर बादल की गड़गड़ाहट हमको अरे बादल जो ये सब बारिश वारिश की जो घटना होती है सब वायुमंडल में होती है, आपके और हमारे, आपके और बादल के बीच में बताओ क्या है, वायु है। तो इस कारण से बताओ ध्वनि आराम से पहुंच पाती है। लेकिन दूसरा जो तरंग होता है उसका नाम है वैद्युत चुंबकीय तरंग। उसका नाम वैद्युत चुंबकीय या विद्युत दोनों एक ही है, उसका नाम बताओ क्या है, वैद्युत चुंबकीय तरंग है। तो जो वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती है इनको चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, इनको चलने के लिए बताओ क्या, माध्यम नहीं चाहिए। तो जो माध्यम होता है इसको चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, ये निर्वात से होकर भी चल सकती हैं। अच्छा, होता यह है कि सर वैद्युत चुंबकीय तरंगों का खानदान बड़ा है, ठीक है।
क्योंकि यांत्रिक तरंग के बारे में यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। यांत्रिक तरंग जो होती हैं वो क्लास 11 में आपसे डिस्कस किया जाएगा। ये है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इसमें आपके पास होती हैं पहला गामा किरणें होती हैं, उसके बाद आपका यक्स किरणें होती हैं, फिर आपका पराबैंगनी किरणें होती हैं, फिर आपका जो है दृश्य किरणें होती हैं, फिर आपका अवरक्त किरणें होती हैं, उसके बाद होता है सूक्ष्म तरंगे, फिर आपका बताओ क्या रेडियो तरंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए आगे वाले में, ये देखिए यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए माध्यम बताओ इसकी आवश्यकता पड़ती है। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए। वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए बताओ क्या माध्यम नहीं चाहिए। माध्यम बताओ क्या है, नहीं चाहिए। समझ में आया कि नहीं। लेकिन वैद्युत चुंबकीय तरंगों का बताओ क्या है, खानदान आपका जो है बड़ा है। पहला बताओ क्या है, गामा किरणें हैं। दूसरा बताओ क्या है, यक्स किरणें हैं। तीसरा पराबैंगनी किरणें हैं। चौथा आपका बताओ क्या है, दृश्य किरणें हैं। पांचवा आपका बताओ क्या है, अवरक्त किरणें हैं। छठा आपका सूक्ष्म तरंगे हैं और सातवां आपका बताओ क्या है, रेडियो तरंगे हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। इनकी बताओ इनको चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती। बताओ दृश्य किरणें हैं कि नहीं, जो हमारी आंखों से दिखाई देती है, ये है आपका दृश्य किरणें। बताइए सूर्य का प्रकाश, सूर्य जो है ये लगभग पृथ्वी से 15 करोड़ किलोमीटर, एग्जैक्ट वैल्यू इसका है 14 करोड़ 96 लाख, ठीक है, 14 करोड़ 96 लाख किलोमीटर ये आपकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है। यहां बताओ सूर्य से आने वाला जो प्रकाश है हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है, क्योंकि बीच में जो आपका होता है वो निर्वात होता है, फिर भी बताओ प्रकाश हमारी पृथ्वी तक पहुंचता है। इसका मतलब है प्रकाश किरणों को चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है। सही है। उसके बाद देखिए ये तो आपकी तरंगे हुई। अगला जो आपका है कि सर यहां पे जिसकी ऊर्जा यचनीय होती है, और यच जो होता है ये प्लांक बताओ क्या होता है, आपका नियतांक होता है। देखिए यच जो होता है ये आपका बताओ क्या होता है, प्लांक नियतांक होता है। आपको लगता है कि सर प्रकाश क्या होता है, सदैव सीधी रेखा में चलता है। नहीं, प्रकाश जो चलता है वो ऊर्जा के छोटे छोटे, वो ऊर्जा के बताओ क्या छोटे छोटे पैकेटों या बताओ क्या बंडलों के रूप में चलता है। प्रकाश जो चलता है बताओ क्या ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। ये किस वैज्ञानिक ने बताया, सर्वप्रथम प्लांक नाम के एक वैज्ञानिक ने बताया। प्लांक जो होता है, प्लांक वैज्ञानिक का नाम है, इसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स, ठीक है, या प्लैंक कहते हैं। प्लैंक बताओ क्या है, आपका एक वैज्ञानिक का नाम है। प्रकाश जो चलता है बताओ वो ऊर्जा के बताओ किसमें चलता है, छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है। इन पैकेटों या बंडलों को हम लोग बताओ या तो क्या कहते हैं, क्वांटा कहते हैं, या तो इनको बताओ हम लोग फोटॉन कहते हैं। इनके दो नाम है, प्रोटॉन अलग है, फोटॉन अलग है। फोटॉन ऊर्जा के बंडल होते हैं। प्रकाश चलता है लेकिन बताओ क्या है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में या बंडलों के रूप में चलता है। इन बंडलों को हम लोग या तो फोटॉन कहते हैं या तो क्वांटा कहते हैं। सही है। तो इसी को ही ध्यान दें, चूंकि प्लांक नामक वैज्ञानिक ने इसको दिया था, तो इन्हीं के नाम के ऊपर इन्होंने बताया कि अपने नाम के ऊपर स्मॉल एच लिया और स्मॉल एच को, ठीक है, इन्होंने नियतांक माना और इन्होंने कहा मेरा जो नियतांक है वो होता है 6.67, ठीक है, 6.67 या 6.6 इंटू बताओ क्या 10 टू द पावर -34, उसके बाद जूल इंटू सेकेंड होती है। ये वैल्यू होती है, ये आपको रटना पड़ेगा, ये आपको समझना नहीं है। जैसे आप जानते हैं कि जो स्मॉल जी होता है, स्मॉल जी का हम लोग कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण, इसको न्यूटन ने दिया था। इसकी जो वैल्यू होती है वो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है, या नियर अबाउट बताओ क्या होता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। बताओ ये क्लियर है एक बात की नहीं। वैसे ही बताओ ये सब बहुत सारे फिजिक्स में नियतांक होते हैं, नियतांक को रटा जाता है, समझा नहीं जाता है। पूरी दुनिया उसको रट के बताओ काम करती है, तो आपको भी रट के बताओ क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। क्लियर है। आइए हम आपको बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 6.67 भी लिख सकते हो या 6.6 भी लिख सकते हो। 6.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस बताओ क्या होती है 34 जूल सेकंड होती है। और न्यू प्रकाश की आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी होती है। जितनी भी चीजें होती हैं सब एक में जो है फ्रीक्वेंसी पर वर्क करती हैं, क्योंकि जितनी भी तरंगे होती हैं उनकी कोई ना कोई विड्थ होती है, कोई ना कोई चौड़ाई होती है, ठीक है, तो वो उनकी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है।
तो कितनी फ्रीक्वेंसी पर जो है काम करता है ये जो आपका 3G है, 4G है, 5G है, ये बताओ इनकी भी कोई ना कोई फ्रीक्वेंसी होती है। इस फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये जो है काम करता है। हर चीज का प्रत्यावर्ती धारा का जो AC करंट होता है उसकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। अपने यहाँ पे जो प्रत्यावर्ती जो धारा होती है वो प्रत्यावर्ती धारा को जो है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। ठीक है, अपने यहाँ पे 50 हर्ट्ज है। पहली बात तो मैं आपको फ्रीक्वेंसी बता दूं कि फ्रीक्वेंसी होता क्या है। फ्रीक्वेंसी होता है कि सर एक सेकंड में जैसे ये देखिए, ये आपका बताओ तरंगे होती हैं। ये देखिए तरंगे बताओ श्रृंग एवं गर्त के रूप में चलती हैं, कुछ ऐसे। ठीक है, तो एक सेकंड में ये जो कंपन होता है, ये जो आपका कंपन हो रहा है, ये जो आपका ऐसे ऊपर नीचे कंपन हो रहा है, एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या, ये जो एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या है नंबर, इसी संख्या को हम लोग आवृत्ति कहते हैं। आवृत्ति को स्मॉल n से भी दिखाते हैं, ध्यान देना। आवृत्ति को बताओ किससे हम लोग दिखाते हैं, स्मॉल n से भी दिखाते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, उसके बाद न्यू से भी दिखाते हैं, उसके बाद यप से भी दिखाते हैं। स्मॉल n जब आपका मैकेनिकल वेव्स होता है, मैकेनिकल का मतलब होता है जब आपका जो है यांत्रिक तरंगे होती हैं, वहां पे आवृत्ति को बताओ हम लोग स्मॉल n से दिखाते हैं। और ये जो आपका न्यू होता है, जो आपका न्यू का मतलब जब आपकी वैद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगों में हम लोग ज्यादातर प्रकाश में हम लोग आवृत्ति को न्यू से दिखाते हैं। इसको हम लोग कहते हैं बताओ क्या, न्यू। और जो यफ होता है जब हम लोग चुंबक होता है, चुंबक में जो आपकी फ्रीक्वेंसी होती है या जो आपका क्या कहते हैं वैद्युत धारा की जो फ्रीक्वेंसी होती है, वहां पे ज्यादातर हम लोग बताओ क्या यफ का इस्तेमाल करते हैं। तो एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या, जैसे ऐसे गोल गोल घूमता रहता है कोई भी चीजें होती है तो उसकी भी फ्रीक्वेंसी होती है। एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या या दोलनों की संख्या, दोलन का मतलब ऐसे, ठीक है, दोलन का मतलब ऐसे। देखो जो दोलन आप लोगों ने पढ़ा था सरल आवर्त गति वगैरह, वहां पे देखिए ऐसे, ये देखिए ये आपका जो है एक दृढ़ आधार होता है। उसके बाद ये देखिए ये आपका निलंबन, ये देखिए धागा, और यहां पर बताओ एक बॉब होता है, बॉब को हम लोग ठोस गोला कहते हैं, पीतल का होता है। इसको बताओ ऐसे ऐसे करते हैं तो इस गति को हम लोग बताओ क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। और जहां पे ये आपका बॉब होता है इसको हम लोग बताओ क्या कहते हैं, साम्यावस्था कहते हैं। साम्यावस्था का मतलब इसी बिंदु के बताओ इधर उधर बताओ ये क्या करता है, गति करता है। तो इधर उधर को हम लोग ऐसे ही भी कहावत में कहते हैं एग्जाम्पल में कि अइया भैया बिछुआ में सैया। बात समझ में आया कि नहीं, अइया भैया बिछुआ में सैया। सैया का मतलब, अइया भैया का मतलब इधर उधर, और सैया का मतलब बताओ क्या, साम्यावस्था। तो बात समझ में आया कि नहीं। तो चक्रों की संख्या ऐसे जो गोल गोल घूमता है, एक सेकंड में किए गए चक्रों की संख्या या एक सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या, ये एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए आपका बताओ क्या है, न्यू प्रकाश की आवृत्ति है। इस प्रकार से जो प्रकाश की ऊर्जा हो गया वो बताइए क्या हो गया, E बराबर आपका हो गया बताओ क्या, H इंटू न्यू। समझ में आया कि नहीं। तो ये चीजें होती है, E बराबर बताओ क्या निकल के आया, H इंटू न्यू। ये क्लियर है। अब आगे देखिए, हमने आपसे डिस्कस ये भी कर दिया है कि यांत्रिक तरंग माध्यम चाहिए, माध्यम नहीं चाहिए, विद्युत चुंबकीय तरंगों, ये डिस्कस हमने कर दिया। गामा किरणें जो होती हैं बहुत ही पावरफुल किरणें होती हैं। ये मांसपेशियों एवं हड्डियों को भी काटकर आगे बढ़ जाती हैं। ये जहां पर पड़ती है वहां पे दबाव डालती है, आंखों से दिखाई नहीं देती है, अदृश्य होती है, एज ए साइलेंट किलर के रूप में ये वर्क कर सकती है। ये अक्सर जब आपकी हड्डी वगैरह टूट जाती है तो हड्डी वगैरह को जोड़ मतलब कहां पे टूटा हुआ है इसको बताओ क्या है, इन बीम को डालकर हम लोग बताओ क्या करते हैं, पता लगाते हैं, डॉक्टर पता लगाता है कि जो है हड्डी कहां पे टूटी हुई है। उसके बाद पराबैंगनी किरणें, आप तो जानते हो कि जो आपका स्किन कैंसर होता है, स्किन कैंसर का मतलब होता है जो सफेद दाग होता है, ये पराबैंगनी किरणों के कारण ही होता है। पराबैंगनी किरणों के कारण जो है पृथ्वी पर ज्यादा आने के कारण ग्लोबल वार्मिंग की समस्या उत्पन्न हुई है। ग्रीन हाउस प्रभाव इसका प्रमुख उदाहरण है। ठीक है, उसके बाद दृश्य किरणें, दृश्य किरणों के बारे में तो आप जानते हो, इसके बिना बताओ हम कोई भी चीजें देख नहीं सकते हैं। जो सूर्य का प्रकाश होता है वो सब के सब बताओ क्या होते हैं, दृश्य किरणों के अंतर्गत ही आते हैं। उसके बाद औरक्त किरणें, औरक्त किरणें जो होती हैं वो आप लोग जानते हो, जैसे जो रिमोट होता है, रिमोट के सामने एक एलईडी लगी होती है, वहां से उस एलईडी से एक रेज निकलती है, एक किरण निकलती है, लेकिन हमारी आंखों को बताओ नजर नहीं आता है। तो देखिए ये जो दृश्य किरणें हैं, ये दृश्य किरणें मानव नेत्र के द्वारा, मानव बताओ क्या नेत्र के द्वारा
मानव नेत्र के द्वारा बताओ क्या हो सकती हैं, दिखाई देती हैं। दृश्य किरणें जो होती हैं ये मानव नेत्र के द्वारा दिखाई देती हैं, लेकिन ऊपर के ये जो तीनों किरणें हैं ये वाले और नीचे के ये जो तीनों किरणें जो तरंगे हैं ये दिखाई नहीं देती हैं। ये बताओ क्या है, आंखों से बताओ दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं, दिखाई नहीं देती हैं। और ये भी बताओ क्या है, आपको बताओ दिखाई नहीं देगी। मानव नेत्र मतलब नग्न आंखों से, नेक्ड आई से बताओ दिखाई नहीं देती हैं। ठीक है, अब बताइए औरत किरणें नहीं दिखाई देती हैं लेकिन मशीन इसको पकड़ता है। जैसे जो सामने रिमोट की जो एलईडी होती है हमारे सामने, रिमोट की आपकी जो एलईडी होती है वो रिमोट की एलईडी बताओ क्या है, आपको जो है आंखों से बताओ वहां से निकलने वाला जो प्रकाश होता है वो आंखों से आपको दिखाई नहीं देता है, लेकिन कैमरे के सामने मोबाइल का कैमरा ऑन कीजिए और उसको प्रेस करके उसके सामने लेके आइए, देखो लाइट आपको ब्लिंक करती हुई नजर आएगी। वैसे ही बताओ सूक्ष्म तरंगे हैं और रेडियो तरंगे हैं, ये सब मोबाइल रेडियो से निकली हुई, ये सब आपके ट्रांसमीटर या रिसीवर जो रिसीव करता है यही सब तरंगों को रिसीव करता है या जो है इसी को प्रेषित करता है यानी ट्रांसमिट करता है, ट्रांसमीटर के थ्रू इसको हम लोग करते हैं। तो बताइए ये सब तरंगे केवल और केवल दृश्य किरणें ही बताओ आपको दिखाई देती हैं, बाकी और किरणें बताओ आपको दिखाई नहीं देती हैं। क्लियर है? उसके बाद देखिए आगे जो है आपका वैद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए माध्यम नहीं चाहिए, मैंने आपको डिस्कस कर दिया है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि प्रकाश जो होता है ये बताइए क्या है, आपका जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगों की का ही खानदान से बिलोंग करता है, इसलिए इसके चलने के लिए माध्यम की कोई आवश्यकता नहीं होती है, आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यहां पे नहीं होती है। लेकिन प्रकाश निर्वात से होकर भी चल सकता है। अरे भैया जब उसको कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है तो भाई निर्वात से होकर तो चल ही जाएगा जहां पे कोई भी माध्यम नहीं है। लेकिन प्रकाश सदैव बताओ सीधी रेखा में चलता है, क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य बहुत कम होती है। वेवलेंथ का मतलब है उसकी जो तरंगे होती हैं, तरंगों में जो आपकी क्या बोलते हैं श्रृंग और अगर जो ऊंचे ऊंचे ऐसे पहाड़ बनते हैं, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है, जैसे आपने कहा कि सर यहां पे देख लीजिए ये देखिए ये देखिए ये है आपका बताओ श्रृंग है। ठीक है, ये श्रृंग है, ये श्रृंग है, ये दोनों श्रृंग है। दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को हम लोग लैम्डा तरंगदैर्घ्य कहते हैं, या दो क्रमागत ये गर्त होता है गर्त, इसको हम लोग या तो लैम्डा कहते हैं तरंगदैर्घ्य कहते हैं। ठीक है, लैम्डा को ऐसे हम लोग दिखाते हैं, उल्टा वाई लिख देते हैं, ऐसे ये होता है आपका लैम्डा। ठीक है, तो दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की जो दूरी होती है, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी या जो है हम लोग उसके गर्तों के बीच की दूरी को हम लोग बताओ क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य कहते हैं। इसको लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और बहुत ही कम होती है, मतलब ये आंखों से नजर नहीं आती, इसलिए सदैव बताओ क्या है सीधी रेखा में चलता है। जो बहुत ही बताओ पतला दुबला होता है, बहुत ही कम होता है, तो थोड़ा सा भी टेढ़ापन होता है तब भी आपको बताओ सीधा नजर आता है। प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जो प्रकाश की चाल होती है बताओ क्या होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। क्यों होती है? जैसे आपकी चाल इस समय पढ़ाई का माध्यम, आप एक सब स्टूडेंट के तरीके से लाइव लेक्चर का आप आनंद ले रहे हो, आप आराम से पढ़ रहे हो। इस समय आप एक स्टूडेंट के तरीके से बताओ आप बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, सही है। लेकिन जब शादी ब्याह का माध्यम होता है, लगातार बड़ी गर्मी तो कुल करा हो, गाना बजा और जैसे ही बजता है वैसे ही बताओ क्या होता है, आपके पैर थिरकने लगते हैं, लॉलीपॉप लगे लिए है कि नहीं। आज मेरे यार की शादी है, तुरंत आप डांस शुरू कर रहे, वहां पे माहौल अलग हो जाता है, माध्यम बदल जाता है। तो माध्यम के बदलने से जैसे आपकी चाल बदल जाती है, वैसे प्रकाश की भी चाल बताओ क्या होती है, अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम पे हम लोग अगले जो है वीडियो लेक्चर में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा कहां पर होती है और सबसे कम कहां पे होती है, इसके लिए हम लोग अगले जो है वीडियो लेक्चर में डिस्कस करते हैं। धन्यवाद।